हेलो गाइस, नमस्कार। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे हमारे अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें से अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिन्हें हम इनसे आगे वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन लोग कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपका क्या है बेसिक्स में, तो यहाँ से आप आज का हमारा पॉइंट होगा कैपेसिटेंस अर्थात धारिता। तो धारिता को मैं आपको इनिशियली पहले स्टार्टिंग से पूरा बेसिक्स उसका बताऊंगा कि कोई भी चालक होता है, अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी जो धारिता होती है वो किन कारणों से बढ़ती है या घटती है, इंक्रीज होती है, और जो धारिता होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो यू हैव टू कीप वाचिंग वीडियो टिल एंड, जिससे कि आपका पूरा जो टॉपिक है पूरा समझ में आ जाए। तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले माय चैनल नेम ऑन यूट्यूब इज फिजिक्स बाय सतीश चंद। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। तो यहाँ से हमारा टॉपिक आज का होगा धारिता। धारिता को बोलते हैं अपन लोग कैपेसिटेंस। तो यहाँ से इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं फैराडे डिके। फैराडे डिके, इसको हम लोग बोल सकते हैं फैराडे क्षय। तो क्षय जैसा कि इसका नाम है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ का कोई भी चीज़ का खर्च होना या क्षय होना। अब यहाँ पर जैसा हम जानते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में कोई एक चालक होता है यहाँ पे एनी शेप, उसकी चाहे भले शेप कैसी भी हो, अगर और ये किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में या कोई भी माध्यम में यहाँ पर स्थित है, तो अगर हमें धारिता को समझना है तो पहले इस वाले टॉपिक को हमें अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इस चालक को हम आवेश देते हैं, इफ वी सप्लाई चार्ज टू दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, अगर इसको हम आवेश सप्लाई करते हैं तो इस पर आवेश की मात्रा इंक्रीज होती जाएगी अर्थात बढ़ती जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चालक के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये सिग्मा क्या है, ये होता है आवेश घनत्व अर्थात चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन, अगर ये किसी भी माध्यम में स्थित है तो, अगर ये वैक्यूम में है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से जो आपका सिग्मा होता है इसकी वैल्यू आती है क्यू अपॉन ए के बराबर, अर्थात अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन एरिया, अर्थात आवेश की मात्रा अपॉन में क्षेत्रफल। अब अगर इसको हम और ज़्यादा चार्ज सप्लाई करते हैं, यहाँ से चार्ज सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। और क्यू की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो इस चालक के चारों ओर इस कंडक्टर के जो अराउंड जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती जाती है तो जिस माध्यम में ये स्थित है उस माध्यम की एक अपनी परावैद्युत शक्ति होती है, अर्थात जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो परावैद्युत शक्ति होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है, किसी भी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस तीव्रता का वो अधिकतम मान है जिससे ऊपर इंटेंसिटी होने पर उस माध्यम का आयनीकरण या आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो हर माध्यम की अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत शक्ति होती है। जब हम इस चालक को ज़्यादा आवेश सप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इस पर आवेश का मान बढ़ जाने से इसके अराउंड अर्थात इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाता है। और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता का मान, एक विशेष मान जब इस माध्यम की परावैद्युत शक्ति से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ऊपर हो जाता है तो इस माध्यम का आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन मतलब इसका आयनीकरण, अर्थात ये जो अपने एलिमेंट्री अर्थात अवयवी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें स्प्लिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl विल स्प्लिट इनटू Na+ एंड Cl-।
ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट था क्या कि कोई भी अगर चालक किसी भी माध्यम में स्थित है तो अगर हम उसको आवेश सप्लाई करते हैं तो उसके अराउंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है, और जब वो इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उस माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अर्थात पराविद्युत शक्ति से ऊपर हो जाती है तो इस माध्यम का आयोनाइजेशन हो जाता है, अर्थात इस माध्यम में आयंस पैदा हो जाते हैं, एराइज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे ही इसका आयोनाइजेशन होता है तो अब क्योंकि किसी भी माध्यम में आयंस एराइज हो जाते हैं, जब आयन बन जाते हैं तो उस माध्यम में इलेक्ट्रिक करंट जो है अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चालक से इस माध्यम में आवेश का जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन को बोलते हैं हम फैराडे डिके। अब सबसे पहले आपको इस टॉपिक को ही जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझना है। अगर ये वाला टॉपिक आपकी समझ में आता है तो ये पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। और कोई भी चैप्टर चाहे किसी भी कोई भी पार्ट का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो, ऑप्टिक्स का हो, हर चैप्टर के अपने कुछ दो एक बेसिक्स होते हैं। अगर वो आपको कंफर्म होते हैं तो उस चैप्टर का अप्रोक्सीमेट सारा जो पार्ट है वो आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट था क्या कि हमने अगर इसको चार्ज दिया, इसके अराउंड इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ने से जो इस मीडियम का आयोनाइजेशन हो गया, आयोनाइजेशन होने से इस चालक से, इस कंडक्टर से जो चार्ज का फ्लो था वो इस मीडियम में स्टार्ट हो गया। तो हम इसको अगर इधर से चार्ज सप्लाई करते हैं तो इससे ये चालक से जो आवेश है वो माध्यम में सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इस चालक से आवेश का फ्लो होना अर्थात फैराडे डिके, फैराडे क्षय 100 कूलाम पर जाकर के अगर स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम बोल सकते हैं कि इस मीडियम में, इस माध्यम में इस पर्टिकुलर चालक की धारिता 100 कूलाम है, ठीक है ना। अर्थात इसको हम 100 है क्योंकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं, तो इसकी डिफाइन यहाँ पे आ जाती है कि किसी भी चालक पर, किसी भी माध्यम में फैराडे डिके से पहले जितनी आवेश की अधिकतम मात्रा हम संचित कर सकते हैं उस आवेश के मान को उस चालक की हम धारिता बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी स्टोर ऑन एनी कंडक्टर इन एनी पर्टिकुलर मीडियम बिफोर फैराडे डिके इज सेड टू बी कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको समझना था। यहाँ पे अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी आ जाता है कि ये जो फैराडे डिके होगा वो सारे पूरे चालक से ही एक साथ स्टार्ट होगा कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट से होगा, अर्थात जो फैराडे क्षय है वो कोई विशेष बिंदु से ही इस आवेश का क्षय होना स्टार्ट होगा या पूरे चालक से एक साथ। तो यहाँ पर एक फैक्टर और भी है क्योंकि मैंने आपको बताया इंटेंसिटी इज इक्वल टू आता है Q/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ से तो अगर अमाउंट ऑफ चार्ज तो ये है ही है, और ये आपका क्या है, उस माध्यम की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ पर एरिया का फैक्टर और आ जाता है। जिस पॉइंट पर एरिया कम से कम होता है वहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम शार्प पॉइंट, ठीक है ना। तो जो किसी भी कंडक्टर के जो शार्प पॉइंट होते हैं ज्योमेट्रिकली अर्थात ज्यामिति के हिसाब से जो शार्प पॉइंट होते हैं उन जगह पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे पहले फैराडे डिके भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो अब ये सारे बेसिक्स अगर आपके समझ में आए तो इजीली आप यहीं से इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इजी सी बात है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पे तो इसका कोई डिपेंडेंस इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये डिपेंड कर रही है उस मीडियम पे जिस मीडियम में रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी आपको डिफाइन बता देता हूँ, धारिता, कैपेसिटेंस। यहाँ से तो आपको समझना है फैराडे क्षय से पहले किसी चालक पर, ऑन एनी कंडक्टर, चालक पर किसी माध्यम में संचित आवेश की अधिकतम मात्रा जो होती है, आवेश की अधिकतम मात्रा का आकलन उसकी धारिता से होता है, ठीक है ना, धारिता से होता है। तो समझ रहे हैं आपको। यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और आपको समझना भी है। द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर कैन बी मेजर्ड
by the amount of charge which can be stored on any conductor in any particular medium before Faraday decay। ठीक है ना, तो जिस पर जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज इकट्ठा हो सकता है, स्टोर हो सकता है, गैदर हो सकता है, उस चालक की कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है कि जो Q जो होता है किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा जो है वो पोटेंशियल जो होता है उसके डायरेक्टली है, या फिर इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि कोई भी चालक पर जो पोटेंशियल है, विभव है, वो उस पर संचित आवेश की मात्रा के समानुपाती या डायरेक्टली होता है यहाँ पे। तो यहाँ से इन दोनों को अगर मैं यहाँ से अलग करता तो Q = CV आ जाता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है यही होती है आपकी धारिता, ठीक है ना, चालक की धारिता। अब यहाँ से ये आपका आता है कांस्टेंट, तो C = आ जाता है Q/V के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है, कुछ पॉइंट मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ से आपका आता है Q = CV, तो C = आ जाता है Q/V के बराबर। तो जैसा कि इसको हम देख सकते हैं, इसकी जो यूनिट आएगी, इसका मात्रक आएगा वो आपका कूलाम पर वोल्ट आता है, ठीक है ना, कूलाम पर वोल्ट, या इसको हम फेरड भी बोलते हैं, ठीक है ना, फेरड, 1 फेरड। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, तो सबसे पहले अभी हम बात की थी हमने सबसे पहले कि धारिता होती क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। तो कैपेसिटेंस आपका पॉइंट क्या होता है कि किसी भी चालक पर किसी भी माध्यम में फैराडे खेच से पहले उस चालक पर कितनी आवेश की मात्रा संचित हो सकती है, उससे हम उस चालक की धारिता का आकलन करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस चालक की धारिता को इफेक्ट करते हैं, अर्थात उस पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ से ये वाला अगर फॉर्मूला आता है तो यहाँ पर हमें ये वाला ये महसूस होता है कि जो चालक की धारिता है वो आवेश और विभव पर डिपेंड है, अर्थात द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर पहला आपको एक नोट करना है कि धारिता कभी चालक पर आवेश की मात्रा, आवेश एवं विभव पर निर्भर नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आपको अगर इस इक्वेशन के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपके दिमाग पे पॉइंट आता है कि कोई भी चालक पर उसकी जो धारिता है वो उसके आवेश और विभव इन दोनों पे डिपेंड करती है, तो ये बात गलत है। चालक की जो धारिता है, जो कैपेसिटेंस है, वो उसके अमाउंट ऑफ चार्ज और उस पर जो पोटेंशियल है उससे इंडिपेंडेंट होती है, अर्थात वो उन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। अब बच्चे के दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है, जब ये इनसे इंडिपेंडेंट है Q और V से, तो इस वाले इक्वेशन का फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है, अर्थात C = Q/V का फिर मीनिंग क्या है। जब C की वैल्यू Q/V से आ रही है और इन्हीं से दोनों से इंडिपेंडेंट है, तो इस चीज का फिर सेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट आपकी आती है कूलाम पर वोल्ट या फिर फैरड। तो ये वाला इक्वेशन हमें केवल इतनी चीज बताता है। अब सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि ये कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर Q और V की बात होती है, अगर Q और V में अगर वेरिएशन होता है, अर्थात Q की वैल्यू बदलती है या फिर V की वैल्यू बदलती है, तो C की वैल्यू पे कोई वेरिएशन नहीं होगा, अर्थात ये कांस्टेंट है। और इस चीज का सेंस केवल इतना है कि कोई भी चालक का अगर आपको विभव 1 वोल्ट बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, वो हमें ये इक्वेशन बताता है। तो यहां से मैं इसको लिख देता हूं। द सेंस ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट, इस फॉर्मूले का अर्थ ये है कि चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, तो यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। तो दिस इक्वेशन टेल्स अस ओनली दैट द हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट।
पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। तो इसका इक्वेशन, और ये चीज फिक्स होती है, ठीक है ना। इसी कारण से ये चीज कांस्टेंट है कि ये C इज इक्वल टू Q अपॉन V का सेंस केवल ये है कि ये हमें इक्वेशन ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर का अगर हमें वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ाना है तो हमें कितने अमाउंट ऑफ चार्ज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और ये चीज फिक्स है तो ये कांस्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इस वाले चैप्टर में कि जो C है वो Q और V से इंडिपेंडेंट है, अर्थात जो धारिता है वो आवेश की मात्रा और जो वोल्टेज है उससे वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका पॉइंट क्या है कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे जो कोई भी चालक की धारिता किसी भी माध्यम में डिपेंड होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहां पे लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर 1 पहला पॉइंट ये है, क्योंकि मैंने आपको जब कैपेसिटेंस से पहले फैराडे डिके के बारे में बताया था तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी कि कोई भी माध्यम का आयनीकरण होता है, अर्थात उस मीडियम का, जिस मीडियम में वो कंडक्टर रखा हुआ है उस मीडियम का आयोनाइजेशन डिपेंड होता, उसका आयोनाइजेशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उस मीडियम की जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, अर्थात उसकी परावैद्युत शक्ति जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम में उस पर्टिकुलर कंडक्टर की कैपेसिटेंस या धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे पहले ये डिपेंड होता है उस माध्यम पर, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है ना। और यहां पर इसको हम बोल सकते हैं, इसको अगर आगे की ओर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये डिपेंड करता है उस माध्यम की वैद्युतशीलता पर, ठीक है ना, अर्थात इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये डिपेंड होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम, अर्थात परावैद्युत शक्ति पर। तो सिंपल सी बात है, उस वो जो फैराडे डिके वाला पॉइंट था उससे आपकी समझ में ये पॉइंट आ जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उस माध्यम का आयोनाइजेशन उतना ही देरी से होगा, और अगर आयोनाइजेशन देरी से होता है तो उस चालक पर हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, अर्थात उसकी धारिता ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब तक आयोनाइजेशन नहीं होगा तो उस मीडियम में, उस माध्यम में उस चालक से आवेश का क्षय होना, अर्थात फैराडे डिके स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है। तो इस कारण से पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम पे डिपेंड होती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है यहाँ पे कि जो चालक है उसकी ज्यामिति पर, चालक की ज्यामिति संरचना पर, अर्थात ऑन जियोमेट्रिकल शेप ऑफ कंडक्टर, अर्थात कोई भी मीडियम की जियोमेट्री पर भी उस चालक की, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस डिपेंड होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी कंडक्टर की शेप एंड साइज ऐसी है, अर्थात इसमें शार्प पॉइंट है, तो जिस जगह पर शार्प पॉइंट होता है उस जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम अगर होती है वहां पर तो उस जगह से फैराडे डिके सबसे पहले स्टार्ट होगा। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था जब मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, क्योंकि बारिश के टाइम पे थंडरिंग जो होती है वो सबसे पहले उन पॉइंट्स पर होती है जो पॉइंट शार्प होते हैं। इस कारण से थंडरिंग के केस सबसे ज्यादा वहां पर होते हैं जहां पर माउंटेन्स या पहाड़ होते हैं। और जो बिल्डिंग्स जो होती हैं वहां पर भी, जैसे ये आपकी बिल्डिंग है, और अगर इसको आपको बारिश के टाइम पे थंडरिंग से अगर इसको बचाना है, अवॉइड करना है, तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर ऐसे करके कंडक्टर होता है शार्प पॉइंट वाला। अगर यहाँ से, अगर इस एयर में कहीं पर भी आयोनाइजेशन होता है तो सबसे पहले फैराडे डिके यहीं से स्टार्ट होगा और पूरा चार्ज जो है वो अर्थ में आ जाता है।
इससे आपकी बिल्डिंग सेफ होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, दूसरा पॉइंट जो है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो जियोमेट्रिकल शेप पर भी डिपेंड होती है। अगर कोई भी कंडक्टर आपका स्फेरिकल है तो यहाँ पे शार्प पॉइंट तो एब्सेंट है, अर्थात शार्प पॉइंट होने के कारण यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये आपके दो पॉइंट्स थे कि जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड होती है। अब जियोमेट्रिकल शेप में अगर हम आगे भी आ जाते हैं तो जियोमेट्रिकल शेप को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एरिया पर भी डिपेंड है। जितना ये एरिया ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी, और इंटेंसिटी जितनी कम होगी आयोनाइजेशन उतना ही देरी से होगा, और उस पर हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर अगर हम और इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगर एक पॉइंट इसके आगे आएगा उसको बोलते हैं हम संधारित्र, संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या है कि दोनों अगर ये आपके पास में प्लेट हैं और इन दोनों के बीच की दूरी अगर d है तो d की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, g की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी कम होती है। तो यहाँ पर ये वो पॉइंट थे, दो फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स पर किसी भी चालक की कैपेसिटेंस डिपेंड होती है। तो सबसे पहले आपके दिमाग से एक पॉइंट हट जाना चाहिए कि जो कैपेसिटेंस है वो Q और V पर डिपेंड होती है, ठीक है ना। बेसिकली एक्चुअली क्या है कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। इसके आगे वाले टॉपिक में हम कैपेसिटेंस को आगे बढ़ाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपके समझ में फिजिक्स के ये जो टॉपिक्स है वो आते हैं तो देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। ओके, थैंक यू।